भाई साहब नमस्ते। हाँ भाई साहब दीपक बोल रहा हूँ। अरे दीपक मिला ना आपको मैं एक बार। अरे भाई साहब दीपक अपन एक बार जा रहे थे भाई साहब कांकरोली से अपन आप रेल मगरा की तरफ आए थे। रेल मगरा से बोल रहे हो ना आप? हाँ मैं आया था, आपको पता हो तो। अरे वो बस स्टैंड में मिले थे भाई साहब अपन। अरे भाई साहब रेल मगरा वो चौराहे से दीदा था गिलून की तरफ रास्ता, बस वहीं तो अपन ने चाय पी थी, आपको पता हो तो। देवीलाल जी के साथ आया था, आपको पता हो तो। अरे भाई साहब एक काम ये था कि एक में आप मेरा थोड़ा सा उधर दिक्कत हो गई थी रेल मगरा तरफ, कोई पेमेंट मेरे को भेजना था। एक बार मैं आपके 100 रुपये आपके खाते में डाल रहा हूँ, तो वो एक बार थोड़ा चेक करना आप, अगर कंफर्म हो जाए तो फिर मैं बाकी का पेमेंट भी आपको भेज देता हूँ। जी भाई साहब मैं भेज रहा हूँ। तो ये तमाम प्रकरण आपको ये समझाने के लिए था कि कई बार ऐसे कुछ फ़ोन आएंगे जो आपको बार बार ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो आपको जानते हैं, वो आपको पहचानते हैं। आपको भी वो जब चौराहे नगर गलियां घुमाएंगे और चाय की थड़ियों के कुछ संस्मरण याद दिलाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार हो सकता है हम इनको पहचानते हो। और जब वो आगे वाला पैसे भेजता है ना, तो फिर हम कई बार सोचते हैं कि चलो भेज ही तो रहा है, मगर होता ये है कि फिर उसका थोड़ी देर बाद वापस फ़ोन आता है, फिर आपको कहेगा अच्छा पेमेंट आ गया क्या भाई साहब। फिर वो आपसे उस पर एक रिक्वेस्ट भेजेगा फ़ोन पे गूगल पे, जो भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र होते हैं उन माध्यम पर, और उसके माध्यम से आपको वो पैसे दे नहीं रहा होता है, आपसे पैसे छीनने की तैयारी में होता है। वो दीपक असल में कोई दीपक होता ही नहीं है। वो जो नाम बताता है वो सारा झूठा होता है। वो जो कहानी पूरी गलत होती है वो मात्र आपको एहसास दिलाने के लिए होती है कि शायद आप कहीं उसको जानते हैं। इन फ़ोन कॉल से सावधान रहिए और ये सावधानी तमाम विषय में बनी रहे। काफ़ी सारे ऐसे इन मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि बताते हैं ना तकनीक जब आती है ना, तकनीक काफ़ी सारी ज़िंदगी को आसान करती है मगर समस्या भी लेकर आती है, दिक्कत भी लेकर आती है। तो आज हम एक एपिसोड ये स्पेशल बना रहे हैं जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि इन दिनों जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उसके 10 तरीक़ों से रूबरू करवाएंगे। एक तरीका आप देख चुके हैं कि इस प्रकार से एक फ़ोन आता है जो आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप उसको जानते हैं, और जब आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि हो सकता है कि मैं भूल रहा हूँ, आगे वाला इतना कह रहा है तो जानता ही होगा, मगर आखिर में उसके कहे अनुसार उसके पैसे देखते हैं, आप उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और आपको पता चलता है कि आपसे एक बड़ी गलती हो चुकी है और आपकी मेहनत की कमाई कोई लूट चुका है। ये एक तरीका। बात है अगले तरीके पर जो इन दोनों बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है, वो होता है जैसा कि हमने एक पहले एपिसोड ही बनाया था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। होता यह है कि आपके फेसबुक पर एक खूबसूरत सी डीपी वाली एक फ़ोटो होती है लड़की की, उसकी एक रिक्वेस्ट आती है, आप जल्दी से उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करते ही आपका दिल बाग बाग होने लग जाता है जब आप उसका एक हाय हेलो का मैसेज अपने इनबॉक्स में देखते हैं। आप खुशी से उससे चैटिंग करते हैं, चर्चाएं आगे बढ़ती है। धीरे धीरे अचानक से वो आपको ये कहेगी कि यार वीडियो कॉल करें क्या। तब आपको लगता है कि आज आपके जीवन के बेहतरीन दिनों में से एक दिन है। आप तुरंत प्रभाव से अपने बालों को संवारते हैं, चेहरे पर पाउडर वाउडर लगाकर थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश करते हुए तुरंत उसके उस वीडियो कॉल पर आने के मनुहार को, आमंत्रण निमंत्रण को आप स्वीकार कर लेते हैं। और जब आप उसके वीडियो कॉल पर प्रकट होते हैं, जब आपकी क्या कहते हैं ये अनुपम छवि लिपापोती के बाद की पाउडर और इनकी वो उस कैमरे पर दिखाई देती है, तब आपको देखने को मिलेगा कि आगे एक अश्लील फिल्म की कोई क्लिप चल रही है उस स्क्रीन पर। आपको उस वक्त तक भी अंदाज़ा नहीं होता है कि क्या हो रहा है, मगर यकीन मानिए आप एक जाल में फंस चुके हैं। होता यह है कि फिर जब आप उस वीडियो को देख रहे होते हैं, उसकी एक अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। उसकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से फिर आपको ये बताया जाता है कि भैया ये जो तुम काम कर रहे थे ना, इसके बदले अब कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा। आप घबरा जाते हैं। वो आपको ऐसी धमकियाँ देते हैं कि अब हम आपके जो फ्रेंड लिस्ट के मित्र हैं इन सभी को हम ये वीडियो भेज देंगे, डराने की कोशिश करते हैं, आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बुलाती है तो जाने का नहीं, तो आपको अब बस ध्यान इतना रखना है कि जब भी ऐसे कोई बुलाए तो उसमें जाने का नहीं, क्योंकि जब जाते हैं तो फंस जाते हैं। ये एक दूसरा तरीका होता है जो कि फ्रॉड का इन दिनों बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है। तो ये हो गए 2 तरीके। अब आते हैं तीसरा भी फेसबुक और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। वो कॉमन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर जागरूक हैं, मगर फिर भी मैं बताना चाहूँगा। उसमें होता ये है कि आपके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है इसमें, मगर इस बार जो रिक्वेस्ट होती है वो आपके किसी परिचित की होती है जिसको आप जान रहे होते हैं।
तो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो मेरे मित्र हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करने के बाद उनकी आईडी से आपके इनबॉक्स में मैसेज आता है, मैसेंजर पर मैसेज आता है, हाय हेलो होता है, नमस्कार आदाब शुक्रिया, जब जितनी भी बातें होने के बाद फिर मांगे जाते हैं पैसे। फिर आपको बताया जाता है कि वो उस वक्त किसी मुसीबत में है, उनको कहीं आवश्यक पैसों की ज़रूरत है और वो आपसे फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे। और उस जो पैसे के लेन देन के लिए जो नंबर दिए जाते हैं ना, वो भी उनके खुद के नहीं होते हैं, वो भी किसी और के दिए जाते हैं। तो वो तमाम प्रक्रिया होती है, आपको यकीन हो जाता है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि राशि बड़ी सामान्य मांगी जाती है। किसी 2,000 मांगे जाते हैं, किसी से 5,000 मांगे, किसी से 10,000 मांगे, 15,000। तो कई बार लोगों को लगता है कि अरे यार इतना तो 2-5,000 तो दे ही सकते हैं इनको, जानता हूँ मैं तो इनको। हालांकि आपको पता नहीं होता है कि जिसको आप पहचानते हैं वो उस तरफ नहीं है, ये फेक आईडी है। तो इस तरह से ही बचना है। हालांकि इससे लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूकता हो चुकी है, मगर फिर भी जानकारी आपको होना ज़रूरी है कि इस प्रकार से पैसे हमको नहीं देने हैं। अब आता है अगला तरीका। अगला तरीका इन दिनों ज़्यादा चल रहा है, तो उससे थोड़ा सा, क्योंकि इन दिनों ये फ्रॉड है ना, ये जो मैं बता रहा था ऑनलाइन चीटर्स, ये भी समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो इनको पता होता है कि अभी वर्तमान में किस तरह से ज़्यादा लूटा जा सकता है। तो अगले जो 2 तरीके बता रहा हूँ ना, वो इन दोनों ही गतिविधियों पर है। तो जो चौथा तरीका होता है वो इन दिनों चल रहा है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर। आपके पास फ़ोन आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि टीकाकरण हो गया क्या, अगर हुआ तो कौन सा डोज हो गया, पहला डोज, दूसरा डोज, उसके बाद का जो रजिस्ट्रेशन, तो ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो आपको भी लगता है कि हाँ यार टीकाकरण से लेकर जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जब आप बोलते हैं कि नहीं हुआ है या पहला डोज लगा है, तो फिर आगे की डोज आपको थोड़ा सा जल्दी, वो उन कोशिश रहती है कि आपको ये विश्वास दिलाता है कि उनके माध्यम से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। करना ये होता है कि आपको कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, वो एक लिंक भेजते हैं, आप उस लिंक के माध्यम से उनसे जुड़ जाते हैं। फिर शायद OTP मांगे जाते हैं, आप OTP दे देते हैं। ये तमाम प्रक्रिया जब आपको लगता है कि बड़ी खुशी से कि ये मेरे टीकाकरण के लिए हो रही है, मेरे स्वास्थ्य का भला हो रहा है, मगर यकीन मानिए उस वक्त आपका आर्थिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा होता है, क्योंकि इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद में वो आपके बैंक से जमा पूंजी निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण से रिलेटेड कोई OTP नहीं मांगता है, कोई आपको इस प्रकार के कॉल करके कि मैं जल्दी करवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है। तो ये चौथा तरीका हो गया। और पाँचवा तरीका भी जो मैंने बताया ना कि ये लोग अपडेट होते रहते हैं, तो पाँचवा तरीका जो ये चीज़ें नोट करते हैं कि आसपास कौन सी योजनाएं चल रही है। जैसे कि एक बीच में चला था कि प्रधानमंत्री जो केयर्स फंड है उसमें पैसे जमा हो रहे थे, मुख्यमंत्री सहायता कोष, तो मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसे जमा होते हैं। जब भी आपदाएं आती है, जब ये भी कोरोना वाला मामला था, तो उस वक्त ये ज़्यादा जरूरी था कि लोगों को कहा जा रहा था कि हेल्प करिए, आप पैसे भेजिए। जो राम मंदिर का एक इशू था, उस वक्त भी जो धन संग्रहण किया जा रहा था, उसके इतर ऐसे काफ़ी फ्रॉड ये कोशिश में लगे हुए थे कि किस प्रकार से इन भावनाओं से लोगों की खेला जाए और अपना बैंक बैलेंस मजबूत किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब ये ऐसे कुछ दौर आते हैं जहाँ पर एक बड़े परिदृश्य में पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, बड़े परिदृश्य में धन संग्रहण की स्थितियाँ होती है, तब उस वक्त भी ये चीटर्स बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होते हैं। फेक आईडीज़, फेक खाते और इन फेक स्टेटमेंट के थ्रू वो ये कोशिश करते हैं कि जो योजना अभी चल रही होती है, जैसे उनको लगता है कि प्रधानमंत्री कोष को लेकर लोग पैसा जमा करवा रहे हैं, तो वो एक ऐसी एक आईडी क्रिएट कर देते हैं और आपको कहते हैं कि प्रधानमंत्री कोष में पैसा जमा करवाइए, मगर वो पैसा फ्रॉड के खाते में जा रहा होता है। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि जब इन योजनाओं से आप जुड़े तो प्लीज़ एक बार वेरीफाई अवश्य कर लें कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं होता है, हम आसपास से आराम से पता लगा सकते हैं। तो ये हो गए 5 तरीके। अब हम चलते हैं 6ठे, 7वें, 8वें तरीके पर जो आएंगे ना, तीनों ही तरीके आपके बैंक, आपके बीमा योजनाओं, इनसे जुड़े हुए हैं। और ये चीज़ें गाहे बेगाहे होती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है ना, तो हमको लगता नहीं है कि ये फ्रॉड है, तो हम आसानी से फंस जाते हैं। होता इसमें यह है, जो एक तरीका कि गूगल पर हम कई बार सर्च करते हैं, हमको बैंक से कनेक्ट होना होता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने कस्टमर केयर के नंबर गूगल से लेते हैं। तो गूगल पर जैसे ही हम अपने बैंक का नाम लिखकर कस्टमर केयर के नंबर मांगते हैं, तो उस वक्त वहाँ पर जो शुरुआती 2-3 रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें कि दिखाया जाता है कि आपने जो बैंक के नंबर सर्च किए हैं वो ये हैं, वो कुछ विज्ञापन होते हैं। हम जल्दबाजी में देखना भूल जाते हैं कि उसके नीचे ऐड लिखा हुआ है, हम गलती से उसको क्लिक कर लेते हैं, वहाँ से जो नंबर लिखे होते हैं उस पर फ़ोन करते हैं, और जब हम वहाँ पर फ़ोन करते हैं तो हमको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे बैंक के कस्टमर केयर पर चर्चा के बाद या चर्चा के दौरान हमको ट्रीट किया जाता है, जैसा आपका व्यवहार किया जाता है। तो आपको एक विश्वास दिलाने की कोशिश रहती है वहाँ पर कि हाँ,
ये फ़ोन बिल्कुल वहीं लगा है जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं, मगर ये फ़ोन आपकी बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता है। यकीन मानिए ये फ़ोन उन लोगों की बैंकिंग से जुड़ा होता है, क्योंकि ये उनके बैंक को खाता बढ़ाने वाला होता है, पैसे बढ़ाने वाला होता है। होता इसमें ये है कि फिर आप जब फ़ोन करते हैं तो वो आपको बिल्कुल सारी जानकारियाँ देते हैं, आपको ये विश्वास दिला देते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही जगह फ़ोन किया है। फिर जैसा कि मैंने बीच में एक मामला आपको बताया भी था कि जिसमें तो एफडी की इंक्वायरी के लिए ये ऐड पर फ़ोन किया गया था, और एफडी की इंक्वायरी उनको एक फ़ॉर्म भेजा जाता है कि हाँ आपकी एफडी सही कह रहे हैं आप, मगर इसमें हम ब्याज बढ़ा देंगे, तो हम एक फ़ॉर्म भेज रहे हैं, उसको आप ऑनलाइन अपडेट कर दीजिए। वो जो फॉर्म उनके पास आया था तो उस फॉर्म के ऊपर उनका नाम वाम लिखा हुआ था, बैंक का बिल्कुल जैसे फॉर्म आता है वैसा फॉर्म होता है। उन्होंने तुरंत उसको भर के भेजा, और उसके बाद जो 4-5 OTP आए उन्होंने सब दे दिए, और उनकी एफडी का आप विश्वास नहीं करेंगे कि एफडी को तोड़कर उसका पैसा खाते में ट्रांसफ़र किया गया, और वहाँ से वो फ्रॉड लोग पैसा ले गए। तो ये आप जब भी ऑनलाइन कस्टमर केयर के नंबर सर्च करें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि वो किसी विज्ञापन वाले रिजल्ट से जुड़े हुए ना हो। और उसके बाद भी अगर आप बिल्कुल व्यवस्थित जगह, बिल्कुल व्यवस्थित बैंक के कर्मचारी से भी बात कर रहे हो तो ये पूरा ध्यान रखें कि अपना OTP शेयर ना करें। ये लगातार जो मामले आपको दिख रहे हैं ना, इसमें तमाम में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वो OTP। तो यथासंभव अगर आपका बहुत पारिवारिक सदस्य है उसको छोड़कर ये OTP किसी के साथ साझा न करें। बैंक वाले तो बार बार बताते रहते हैं आपको कि OTP नहीं मांगते वो। अब जो अगला तरीका होता है, जो छठे के बाद 7वां तरीका, वो होता है कि बीमे इंश्योरेंस कंपनियों में क्या होता है कि कई बार कुछ लोग थोड़े से लालच में जब कंपनी छोड़ देते हैं या ऐसा कुछ होता है तो कुछ जो जानकारियाँ होती है वो कहीं ना कहीं साझा हो जाती है, और उन साझा होने वाली जानकारियों के बाद आपके पास फ़ोन आता है कि आपका फला इंश्योरेंस चल रहा है, ये परिपक्व हो गया है, या इसमें कुछ और स्कीम जोड़ देते हैं, या इसमें कुछ और बेनिफिट्स जोड़ देते हैं, और आपको विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपकी जो चल रही जो पॉलिसी है उसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है। आप उस झांसे में आ जाते हैं, और उस झांसे के आने के बाद अपनी वो तमाम जानकारियाँ उनके साथ साझा कर देते हैं, और वो आपकी तमाम राशि लूट लेते हैं। तो यथासंभव इन चीज़ों में भी आप ऑफिस में जाकर बात करने के लिए ज़्यादा कोशिश करें, और OTP तो बिल्कुल शेयर ना करें। इसी में जो 8वां तरीका होता है वो होता है KYC अपडेशन। KYC अपडेशन में होता ये है कि आपको फ़ोन आएगा और आपको कहा जाएगा कि भैया आपके किसी से भी फ़ोन आ सकता है, बैंक से आ सकता है, इंश्योरेंस कंपनी से आ सकता है, या जो योजनाएं चलती है सरकारी, या ये योजना चलती है उनका भी एक बहाना लेकर आपके पास फ़ोन आ सकता है। तो ये कहा यह जाएगा कि फ़ला जगह आपके जो KYC है, जो आपके पहचान पत्र और ये सारी चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से अपडेट नहीं है, तो ये योजनाएं इनका लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। तो इनका लाभ पूरी तरह से लेने के लिए आपको अपना KYC अपडेट कराना आवश्यक है। आप को लगता है कि हाँ ये हो सकता है कोई दिक्कत हो मेरे साथ, और भविष्य में जो मेरी ये जमा योजनाएं हैं या जो मेरी ये आर्थिक योजनाएं हैं इनसे जुड़ी हुई मेरे को कोई तकलीफ ना आए, तो आप तुरंत प्रभाव से वो KYC अपडेट करवाते हैं, वो साझा कर लेते हैं, और इस माध्यम से जो लिंक का, जो मैसेज का, OTP का आदान प्रदान होता है, उसके माध्यम से भी आपकी वो राशि लूट ली जाती है। तो ये तमाम तरीके जो मैंने आपको बताए, 8 तरीके हो चुके हैं। अब आते हैं अगले तरीके पर। अगले तरीके जो दोनों ही हैं उसमें थोड़ा सा लॉटरी और उसका इन्वॉल्वमेंट है, हल्का सा लालच दिया जाता है। तो पहला जो तरीका है ना वो विशुद्ध रूप से लॉटरी का। आप में से हम सभी के पास आते हैं मैसेज कि आपकी एक लॉटरी लग गई है। एक मैसेज आता है कि लॉटरी लगी, उसमें एक लिंक होता है कि आप इस लॉटरी की तमाम जानकारियों के लिए इस लिंक पर जाएं। हम लोग उस लिंक को क्लिक करते हैं, वहाँ से जो चीज़ें उनसे रिक्वायर्ड होती है हम उनको प्रोवाइड कराते रहते हैं, हम उनको उपलब्ध करवाते रहते हैं, और धीरे धीरे पता चलता है कि ये जो लॉटरी का झांसा था, ये जो बताया गया कि आपके लॉटरी खुल गई है, ये असल में हमारे नहीं, ये सामने वाले के खुल गई होती है जब हम उस लिंक पर उनके कहे अनुसार चलते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी किसी लॉटरी के चक्कर में सामने वाले की लॉटरी न लगवाएं। अब एक और 10वां तरीका है, जो अंतिम तरीका आज का, उस पर आते हैं, और वो भी हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी व्यवस्थित होती है ना कि हमको लगता है कि यार इसमें तो कुछ फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। ये 10वां तरीका कुछ वैसा ही है। इसमें क्या होता है, आपके किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी विदेशी से दोस्ती होती है, तो जो विदेश से जुड़े हुए आपके मित्र होते हैं उनसे कुछ दिन आपकी चर्चाएं चलती है। फिर उन चर्चाओं के माध्यम से वो किसी डोनेशन के बेस पर या किसी भी बात से वो आपको एक धनराशि उपलब्ध करवाने की बात करते हैं। आपको भी लगता है कि हाँ हो सकता है, संभव है। उसमें फिर होता यह है कि वहाँ से आपको एक वीडियो कॉल किया जाएगा। उस वीडियो कॉल के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि जो धनराशि है, चाहे 25 लाख है, 30 लाख है, जो भी एक बड़ा अच्छा खासा अमाउंट आपको एक लालच दिया जाता है। वो एक
उस वीडियो कॉल के माध्यम से आपको दिखाया जाता है कि किस प्रकार से उस राशि को पैक किया जाता है, किस प्रकार से वो पैक करने के बाद दिख रही है, क्या उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें आपको उस वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाई जाती है, विश्वास दिलाने के लिए कि देखिए ये हमने आपका ऑर्डर बुक कर दिया है, ये हमने आपकी जो राशि है वो पैक कर दी है और अब आपको हम भेज रहे हैं। होता यह है कि जब उसको वहाँ से भेजा जाता है तो फिर उसके कुछ दिन बाद उन्हीं के एजेंट आपको फ़ोन करेंगे, एक कस्टम अधिकारी बन के, और वो ये कहेंगे कि आपका एक पार्सल ये आया हुआ है, तो आपका ये पार्सल आप छुड़वा लीजिए। शुरू में आपको ये एक शर्त उसके साथ जोड़ी जाएगी कि इसको छुड़वाने के लिए आपको 25,000 50,000 ये राशि आपको एक बार जमा करानी पड़ेगी कस्टम ड्यूटी के नाम की। आपको लगता है कि यार 25 लाख आया हुआ है, मतलब वो उन्होंने पैक किया था तो मतलब चीज़ तो भेजी है, और कस्टम से फ़ोन आया तो ये झूठ थोड़ी होगा। और कस्टम के फ़ोन से आपको ये भी एक अंदाज़ा हो जाता है कि अरे यार तब तो मतलब चीज़ आ गई है, अब इसको छुड़वा लेनी चाहिए। तो जो भी वो राशि मांगी जाती है 25,000 50,000 1 लाख रुपये आप जमा करवा देते हैं। जैसे जमा करवा कर आप ये कोशिश करते हैं कि अब मैं अपना पार्सल वहाँ से छुड़वा लूँ, तो फिर एक फ़ोन और आता है आपके पास, और वो फ़ोन ये कहता है, या जो व्यक्ति आपको उस वक्त मूर्ख बना रहा होता है वो ये कहता है कि यार भैया हमने तो बाद में चेक किया कि इसमें तो विदेशी राशि है, विदेशी मुद्रा है, तो इसकी कस्टम ड्यूटी तो और ज़्यादा होती है। फिर आपसे 1 लाख 2 लाख रुपये और आपसे मांगे जाते हैं, और आपको लगता है कि यार अब तो ये जमा इसलिए भी करवाने पड़ेंगे क्योंकि मैं पहले 50,000 लाख रुपये जमा करवा चुका हूँ, तो मेरे वो डूब जाएंगे, तो मेरे को ये राशि जमा करवा देता हूँ ताकि मैं वो पार्सल छुड़वा सकूँ। फिर आप उसके बाद उस लालच में वो राशि भी जमा करवाते हैं। जब ये जमा राशि के बाद आपको लगता है आप और अच्छे खासे लखपति बनने वाले हैं, मगर जब ये सारी पोल खुलती है, जब आपको पता चलता है कि ऐसा कोई पार्सल आया ही नहीं था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और आपको बिल्कुल अच्छे से बेवकूफ़ बनाया गया होता है, तब आपको पता चलता है कि अरे यार ज़्यादा लखपति बनने के चक्कर में जो मेरे पास एक राशि पड़ी थी, या फिर जो मैंने इधर उधर से उधार इकट्ठी की, अब वो चुकाऊँगा कैसे। ये जो छोटे छोटे लालच के माध्यम से ये पूरा कारोबार, एक फ्रॉड का कारोबार चल रहा है, हमने कोशिश की है कि उसके एटलीस्ट 10 तरीके, और उनमें से मैं विशेष पुनः आपको अगर दोहराऊँ ना, तो एक तो जो मैसेंजर पर लड़की की आईडी के बाद बात हो रही है, एक जो वैक्सीनेशन वाला बताया, एक जो मैंने आपको ये कस्टम वाला बताया, इसके साथ साथ एक जो कि भाई हाँ कोई KYC अपडेशन या इंश्योरेंस वाला बताया, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। आपको इन चीज़ों को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है, और न केवल आपको अपने अपनों को भी सावधान करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने की ज़रूरत है इनके साथ, अब जो तमाम तरीके बताएं, तो एक जो ऑनलाइन इसमें आपको मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, मैं उसके बारे में बताऊं उससे पहला तो ये चीज़ बता दूं, जो फेसबुक पे आपके ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं ना, उनसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें और उनको समय समय पर बदलते रहें। अब बता रहा था, जो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन नंबर होते हैं 155 260, ये हेल्पलाइन नंबर है। आपको जैसे ही ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आपको पता चलता है कि आपके खाते से ये पैसे काट लिए गए हैं, तो आपको तुरंत प्रभाव से इस नंबर पर फ़ोन करना है 155 260 155260। और इस पर जब बात करें तो ये तमाम जानकारी देते हुए आपको जो चीज़ें शेयर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस नंबर पर आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं। एक तो जिस अकाउंट से पैसा कटा है, जहाँ से निकाला गया है, वो अकाउंट नंबर आपको देना है। साथ ही ट्रांजैक्शन आपको आईडी देनी है। तीसरा, आपको UTR आप उनको अवेलेबल करवा सकते हैं, उनको दे सकते हैं। चौथा, बैंक रेफरेंस नंबर दे सकते हैं आप। पांचवा, ये किस वक्त ये पैसा, ये फ्रॉड किस वक्त हुआ है, वो जो ट्रांजैक्शन का टाइम है, वो जो समय है, वो आप उस पर साझा कर सकते हैं 155 260 पर। साथ ही कितना अमाउंट गया है, क्या राशि गई है, वो आप उनको बता सकते हैं। और जो सातवीं चीज़ आपको बतानी है इस नंबर पर, वो ये है कि किस माध्यम से पैसा गया है। कहने का मतलब ये कि नेट बैंकिंग से गया है कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल, किन चीज़ों से गया है, ये जानकारी भी आपको वहाँ देनी है। तो ये 7 बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं, ये 7 चीज़ें आप ये 155 260 पर फ़ोन कर बता सकते हैं। और आप अगर यहाँ पर भी पुनः ध्यान देना, तो इसमें भी OTP जैसी कोई शब्दावली नहीं है। बैंक बार बार कहते हैं OTP हम नहीं मांगते हैं, तमाम संस्थाएं बोलती हैं कि हम OTP नहीं मांगते हैं। तो ये ध्यान रखें कि सबसे बड़ा जो बचाव है वो ये है कि OTP शेयर ना करें। थोड़ा सा आपकी जागरूकता आपकी मेहनत की राशि को बचाए रखती है। तो यकीनन ये आज का ये एपिसोड मुझे नहीं पता कितना अच्छा बना है, मगर अगर आपको लगे कि कुछ सही जानकारी है तो इसको शेयर ज़रूर करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है।
हालांकि हमारा आज का उद्देश्य ये था कि ये एक खास कार्यक्रम रखेंगे जिसमें हम आपको ऑनलाइन फ्रॉड के सारे तरीक़ों से बताएंगे, रूबरू करवाएंगे, जागरूक करेंगे। मगर एक खबर और आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। वो खबर होती है, आज जहाँ मैं खड़ा हूँ उस खबर को पहुंचाने के लिए खड़ा हूँ, ये समझ लीजिए आप। ये गायत्री विद्या मंदिर है, किशोर नगर मंडा। यहाँ एक नवाचार किया गया है, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयोग किया गया है, तो उसकी मैं जानकारी ले रहा हूँ। उसका हालांकि कल पुरस्कार वितरण है, मगर उसकी थोड़ी सी जानकारी ये दे दूँ कि जो संस्थान है दिया राजस्थान के द्वारा GVM एल्यूमिनी द्वारा आयोजित GSAT 2020-21 ये एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। इसमें हुआ ये था कि जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, जो उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक एग्ज़ाम का यहाँ एक टेस्ट का प्रयास किया गया। उस टेस्ट को संपादित किया गया और उस टेस्ट के माध्यम से बच्चों को थोड़ा मोटिवेट ये कहते हुए किया गया कि जो भी बच्चा जीतेगा ना, उसमें विजेताओं को मोबाइल मिलेंगे। जो शुरुआती विजेताओं को मोबाइल मिलेंगे। 2 ग्रुप इसमें बनाए गए। दोनों ग्रुप के विजेताओं के लिए कहा गया है कि दोनों ही ग्रुप में मोबाइल मिलेंगे। जो पहला ग्रुप था वो 1ली से 5वीं क्लास तक का था, दूसरा ग्रुप 6ठी से 10वीं तक का था। और शुरुआती जो फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ है वो मोबाइल है। उसके बाद भी तमाम बच्चों के लिए दूसरे पुरस्कार इसमें रखे गए हैं। और साथ ही अगर उनमें से कोई अगर इस गायत्री विद्या मंदिर में अगर जुड़ता है तो उसके लिए स्कॉलरशिप का भी एक प्रावधान किया गया है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी कि इसमें सिर्फ गायत्री विद्या मंदिर के बच्चे ही जुड़ सकते हैं। इसमें तमाम स्कूलों के लिए, राजसमंद के स्कूलों के लिए ये प्रतियोगिता ओपन थी। तमाम बच्चों के लिए प्रतियोगिता ओपन थी और काफ़ी बच्चों ने भाग लिया। कल उनको पुरस्कार वितरित किया जाएगा। मगर ये नवाचार में कल पुनः आप तक पहुँचाऊँगा, मगर उससे पहले उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आज आपको देना चाह रहा था कि इस प्रकार के जो नवाचार होते हैं, इस प्रकार के जो प्रोत्साहन के कार्यक्रम होते हैं, तो यकीनन युवाओं को, बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। बाकी आपको पता ही है, सवाल आज पूछना नहीं है क्योंकि आज मंगलवार है। सवाल कल पूछा जाएगा गौरव जी के द्वारा। साथ ही जवाब जो हमारे आए हैं इन दिनों के, कल के, उसके विजेता की घोषणा भी वही करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ये जो बीच के गैप हैं, जो जिस दिन सवाल जवाब नहीं होंगे, उस दिन कुछ एक अलग, जैसा आज हमने एक फ्रॉड को लेकर कार्यक्रम लेकर आए हैं, तो उसी प्रकार कुछ कार्यक्रम ला सकें। राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो आज वाला कार्यक्रम अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।